अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। आप सोच रहे होंगे कि अब से कुछ दिन पहले भी हमने इसी वेरिएंट के हवाले से बात की थी, तो अभी इसकी दोबारा से बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अमेरिका समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और इस नए वेरिएंट से पहली हलाकत की तस्दीक भी हो गई थी। अमेरिकी जो सेंटर है फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने ओमिक्रॉन से होने वाली हलाकत पर फौरी तौर पर कोई बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन अलबत्ता इसकी तस्दीक करते हुए ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन से हलाक होने वाले मरीज़ की जो उम्र है वो 50 से 60 साल के दरमियान थी और वो वैक्सीन न लगवाने की वजह से कोरोना के बायस इंतहाई पेचीदा सेहत के मसाइल से दो चार थे। अमेरिका में ही गुज़श्ता हफ्ते कोरोना में मुब्तला होने वाले 73% से ज़ायद अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर हुए हैं और बरतानिया में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 7 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। ओमिक्रॉन अब तक 89 ममालिक में पहुँच चुका है और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि ये डेल्टा वेरिएंट उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है और जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं उसमें इसके जो असरात हैं, जो ये नुकसान पहुंचा सकता है, वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अभी बहरहाल दिखाई यही देता है कि ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है और इसके असरात जो हैं वो आलमी मंडियों में भी देखे जा सकते हैं। आलमी मंडियाँ तो खैर नाज़रीन आप जानते हैं तभी से मुतासर होना शुरू हो गई थी। जब हम कारोबार की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, जब कोरोना का इब्तदा था, बड़ी शुरू के दिन थे, अवाइल के दिन थे, बहुत सारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें हमने देखा था बड़ी मंदी आ गई थी और फिर उसके बाद जब हालात ख़राब हुए तो स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश करना भी शुरू हो गई थी। अभी आलमी मंडियों में सूरत हाल क्या है और इसके तेज़ी से फैलाव के बायस सरमायाकारों में जो खौफ की लहर दौड़ गई है और आलमी मंडियों में जो गिरावट दिखाई देती है, ख़ासतौर पर तेल की कीमतें जो गिर गई हैं, इसके बाद सूरत हाल क्या हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी खाम तेल की कीमत 6% कमी के साथ यानी $4.42 फ़ी बैरल कम होकर $46.44 पर आ गई है। और नाज़रीन आपको बताएं कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में 5.21% कमी रिकॉर्ड की गई है। क्रूड ऑयल $3.85 से कम होकर $69.69 फ़ी बैरल का हो गया है। अब सवालात यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं जी। ऑयल की कीमतें हैं जो नीचे आ रही हैं, मार्केट्स जो हैं वो क्रैश करती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं इस नए वेरिएंट की वजह से जन्म ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी मसाइल जो हैं वो पहले से मौजूद नहीं थे, मसाइल तो पहले भी थे। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये इन मसाइल में इजाफा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल जी इसी पे बात कर लेते हैं। मुमताज़ शख्सियत हैं जब जी मईशत की बात होती है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप उनको अक्सर देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आज खास तौर पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं तौसीफ़ ज़मान साहब, जो कि माहिर है माशियात के, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तौसीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो इस वक्त हमें गेस्ट अरेंज करना अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, फ़ोन लाइन पर, वीडियो लाइन पर आने पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन आप खुद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद के लिए, आपके वक्त के लिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, जब नया था कोरोना, उसके बारे में हमने सुनना शुरू किया, पहला इसका वेरिएंट आया, उसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि वेरिएंट पे वेरिएंट्स आते चले जाएंगे, मईशतों को इतना सारा नुकसान होता चला जाएगा। पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जो है उस पर बात कर लेते हैं कि जब ये आया था, जब इस पर बहस होना शुरू हुई थी, आलमी मार्केट है, मईशत है, बहुत सारे ममालिक की बहुत ज़बू हाली का शिकार हुई। मैं चाहूँगी कि पहले थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल दीजिए। सबसे ज़्यादा मार्केट जो है वो किस रीजन के अंदर आपको लगा कि उसको धचका लगा था बहुत बड़ा इस कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से? अच्छा, अगर हम हिस्टोरिकली इस चीज़ को देखें तो हम देखते हैं कि मुसलसल टाइम एंड अगेन सैकड़ों हज़ारों सालों से डिज़ास्टर्स आते रहे और उस डिज़ास्टर का हम हल ढूंढते रहे। आज हम देखते हैं कि किसी ज़माने में ताउन से बेशुमार हलाकतें हुई और ऐसा लगता था कि दुनिया शायद सर्वाइव ना कर सके। ना सिर्फ ये कि सर्वाइव किया बल्कि कम बैक किया। तो तकरीबन 100 साल के अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी ज़रूर आती है कि जिससे हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन रेजिलिएंट इंसानी तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमेशा हमने कम बैक किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोरोना, कोविड और इसके जो वेरिएंट्स मुसलसल आ रहे हैं, हमने ना सिर्फ अगेन इनसे फाइट बैक किया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये कि उनकी वैक्सीन्स भी आई और उनका हल भी आया। और इसमें हमारे एक साबिक़ सदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया करते थे कि ईच डिज़ास्टर ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी। ये
जब भी कहीं आया, अब इसी में अगर हम पॉजिटिव जो नए वेरिएंट की जो इश्यूज आए जहाँ पे बेशुमार इसके यकीनन थ्रेट्स होंगे, उसमें तेल की कीमतें कम हो गई, जिसकी सबसे बड़ी खुशी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इकोनॉमी को होनी चाहिए कि जहाँ पर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अरसे ऊपर रहने वाली तेल की कीमत पाकिस्तान में हमें नीचे गिरती हुई नज़र आएगी। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा। जब हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो इसके हमारे फॉरेक्स के जो रिज़र्व है उन पे बेहतरी नज़र आएगी। जब फॉरेक्स के रिज़र्व्स हमारे बेहतर होंगे तो हुकूमत आवाम को बेहतर रिलीफ दे सकेगी। इसके साथ ही जो हमारा इमीडिएट पास्ट एक्सपीरियंस रहा कोविड के हवाले से, हमने बहुत थोड़े अरसे में नई प्रोडक्ट्स बनाई, वो चीज़ें मेडिकल सप्लाईज जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं बनती थी वो बनना शुरू हो गई और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गए। सो इट्स नॉट ऑल दैट बैड न्यूज़, आई वुड से। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़रा ये बता दीजिएगा कि अभी तो चूँकि 2 साल गुजर चुके हैं ना कोरोना वायरस को आए हुए, अब बड़े बड़े मुल्कों की मईशतें हिल गई, बहुत सारी जगहों पे आपने कहा कि चलिए इसकी वजह से बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई हैं, वो बात एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो अपनी जगह है। लेकिन गुर्बत, ये तो आप मानेंगे ना कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़त गुर्बत से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नीचे चले गए हैं, ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है कि सरमायाकार जो हैं वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन हुकूमतें जो हैं ख़ास तौर पर बड़े बड़े ममालिक की, वो इस बारे में भी 2 साल गुजर जाने के बावजूद कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं दे सकी हैं कि सरमायाकार मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे अपना पैसा तो ना निकालें ना, एटलीस्ट कोई उनको ऐसी श्योरिटी दी जाए, कोई उनको ऐसा यकीन, कोई एतमाद दिलाया जाए कि ठीक है जी, बेशक नए से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, आपका पैसा महफूज है, आपका सरमाया महफूज है, खुदारा आप सरमाया ना निकालें, मज़ीद ना इजाफा करें लोगों के प्रॉब्लम्स में। अच्छा, जो पैसा ये निकल रहा है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज से निकल रहा है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये सेंटिमेंट के ऊपर इनकी प्राइसिंग ऊपर और नीचे होती रहती है। तो अगर हम रियलिटी में से देखना चाहें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना की आमद से जितने लोग बेरोज़गार हुए उस सेंटिमेंट से, विद इन 1 साल के अंदर अंदर हमने उसको ना सिर्फ ये कि रिकवर किया, और इस वक्त जितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई थी कोरोना की वजह से वो सारे जॉब्स जो है वापस आई। इसी तरह मेरा अक्सर अफ्रीकी ममालिक में जाने का इत्तफाक हुआ। एक अफ्रीकी मुल्क नीजर है, वो कहते हैं कोरोना जो है वो एक गरीब नीजर से गुजरा ही नहीं। इसी तरह हमने बलूचिस्तान में देखा कि बलूचिस्तान के लोगों का शुरू में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन दे वर स्टिल हेल्दी। तो इसी तरह आप यहाँ से निकलकर अगर हम रेड जोन से निकलकर राजा बाज़ार जाके देखें, वहाँ पे किसी से पूछे कि कोरोना क्या है तो किसी को ना मास्क नज़र आता है और ना ही वो बीमारियाँ नज़र आती हैं। तो आई वुड से कि इसका गुर्बत से इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो इसका अलार्मिंग चीज़ है, जो इसकी डाउन साइड है, वो ये कि दुनिया की जो लॉजिस्टिक साइड है वो डिस्टर्ब हो गई है, जो वैल्यू चेन्स है वो डिस्टर्ब ज़रूर हुई हैं। जब वैल्यू चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं तो उसकी वजह प्रॉबली ये है कि जो मुख्तलिफ ममालिक की कोविड के बारे में पॉलिसीज़ थी उनमें फ़र्क है। अब आज अगर आपने चीन जाना हो तो आपको 15 दिन का क्वारंटीन है, लेकिन अगर आपने मालदीव्स जाना हो यू कैन जस्ट वॉक इन टू मालदीव्स। इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त क्वारंटीन नहीं है, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि इस दफ़ा आए तो यहाँ पर उन्होंने हमारा PCR टेस्ट नहीं लिया, बल्कि जो हमें वहाँ से चलते हुए PCR टेस्ट था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो मुसाफिर थे उनकी ज़िंदगियाँ लैंड करते हुए काफ़ी आसान हो गई। तो ज़रूरत इस चीज़ की है। तो आसिफ साहब, क्या आप इससे डिसएग्री करेंगे कि ठीक है गरीब अगर इलाकों में ऐसे चले जाएँ जहाँ गरीबों की तादाद ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इतनी शऊर कह लीजिए था ही नहीं, या उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा इन चीज़ों पर अमल दरामद करना, उस तरह से मुतासर होने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि गुर्बत में तो इजाफा हुआ है ना। तो आसिफ साहब देखें, बहुत सारे लोग जो सिनेमा इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, सिनेमाज बंद हो गए, उनकी जॉब्स चली गई, उनके घरों में फाके होने लग गए। बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर जिनकी जॉब्स चली गई, मतलब एक अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं कोविड की वजह से, मॉल्स बंद हो गए, जो वहाँ पे सेल्समैन थे, सेल्स गर्ल्स थी, उनके घरों में फाके होने लग गए। तो ये तो नहीं कह सकते हम तो आसिफ साहब कि इसकी वजह से गुर्बत आई नहीं, हुई नहीं। एवोल्यूशन है ना, evolution is a continuous phenomena. The only constant which life offers is a change. Change is the only constant.
अगर आप कोविड से हटाकर इस चीज़ को मोबाइल इंडस्ट्री की तरफ ले जाएं तो मुझे जो एक मशहूर दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर थे उनकी फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि आई डोंट नो व्हाट वी डिड रॉन्ग, वी ट्राइड टू डू एवरीथिंग लेकिन स्टिल वी आर आउट ऑफ मार्केट। तो जब तक आप चेंज को परसीव करके, मतलब आज के दौर में अगर कोई कहता है कि मैंने रेडियो स्टेशन पर ही काम करना है, जबकि इंटरनेट का दौर है और हर चीज़ व्हाट्सएप पे आ गई है, इसी तरह मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि तालीम वुड बी नेक्स्ट ग्राउंड जहाँ पे लोगों को हिट आएगी। दैट इज़ इनएविटेबल रिटन ऑन द वॉल कि बड़े बड़े स्कूल जो खोलकर बैठे हुए हैं, हर चीज़ तालीम की तब्दील हो चुकी है। इट्स अ ओनली मैटर ऑफ टाइम कि आपने अनाउंस करना है कि आपके रेगुलर स्कूल जो हैं दे आर डेड नाउ। ऑनलाइन एजुकेशन का इतना ज़्यादा वो हो गया, गैजेट्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया। एग्जैक्टली तो जो ये चेंज है, ये हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को बताएं कि दुनिया तब्दील हो रही है, और ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि इन वाइब्स के ऊपर नज़र रखें। ठीक है। जो चेंजिंग सिनेरियोज हैं इसके अंदर जो इसको तब्दीली को नज़र नहीं रखेगा, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक से हो या गरीब ममालिक से, उसको उसकी हिट आएगी। मेरा ख्याल है इसे कोविड से रिलेट करना थोड़ा गैर मुनासिब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए तालीम को उसमें हम बदल लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गई हैं, खुद जाकर शॉपिंग करने को हम ऑनलाइन शॉपिंग में तब्दील कर लेते हैं। ये अब फ़ज़ाई ऑपरेशंस का क्या किया जाए? इसको तो नहीं बदला जा सकता ना। अगर आपको कनाडा जाना है, इंग्लैंड जाना है, वहाँ से कहीं और ट्रैवल करना है। चलूँ, आपने फिल्म इंडस्ट्री का कहा, हाँ। तो एक तरफ जो बड़ी स्क्रीन थी यकीनन उस पर इम्पैक्ट आया, हाँ, लेकिन जितने ज़्यादा यूट्यूबर्स आए, जितने ज़्यादा टिकटॉकर्स आए, ये एक अलहदा रिकॉर्ड रखता है कि अब आपको किसी बड़े प्रोड्यूसर की, बड़े डायरेक्टर की ना सिफारिश चाहिए, ना ही एक्सेस चाहिए। नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे लोग आ गए, और जो स्ट्रीमिंग्स हैं इस तरह की, उस पे बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन बस मुझे ये बता दीजिएगा ना तौसीफ साहब, ये जो फजाई कंपनीज हैं इनका बड़ा नुकसान हुआ है ना। अच्छा, अब फजाई कंपनीज में भी आ जाए, इसमें भी ये जो इशू था, बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स अक्रॉस द ग्लोब, उसका इशू है कि आप एक मुल्क से चलते हैं दूसरी जगह कहते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। जो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये तमाम हुकूमतों को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कर लेनी चाहिए कि फ़्लाइट के हमारे SOPs क्या हैं। जो बेसिकली कोरोना को प्रेजेंट किया गया है वो खौफ की अलामत के तौर पे किया गया है। आज हम ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि अफ्रीका में एक शख्स कोविड से मारा गया, जबकि बेशुमार बीमारियां जिनसे बेशुमार लोग इससे मर रहे हैं, लेकिन वो हमारी हेडलाइन का हिस्सा नहीं बन पा रहे। ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, मुख्तलिफ चीजें हैं, इंसिडेंट्स हैं जी, रोड सेफ्टी के इश्यूज हैं, ठीक है, वायलेंस के इश्यूज हैं। इसको जब हम जोड़ते हैं किसी खबर को उसके बैकग्राउंड डालकर तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो प्रॉबली पाकिस्तानी सिनेरियो में भी और ग्लोबल सिनेरियो में भी अमेरिका ने क्या किया, अपने शहरियों को अक्रॉस द बोर्ड इंसेंटिव देने शुरू कर दिए। जब उन्होंने इंसेंटिव्स दिए तो वहाँ पे वर्कफोर्स मिलना मुश्किल हो गई कि उन्हें घर बैठे जब पैसे मिल रहे हैं, हाँ जी, तो वो क्यों जाके काम करें। हाँ। तो ये वाले जो मसाइल हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अमरीकियों के लिए भी। उनकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि हमेशा US डॉलर वॉज अ स्टैंडर्ड, अब जब US डॉलर के अंदर महंगाई शुरू हुई तो वो लोग खासे को परेशान है कि ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एक तो हमें डॉलर रुपी ट्रांजैक्शन में इशू आता है, उसके बाद डॉलर से जो प्राइस में चेंज आई है दैट इज़ फिनोमिनल। इससे वही जो हमारी तरफ देखने वाली चीज़ ये है कि राइट एजुकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया कि आप रिंग टोन्स की जगह उन्होंने बता दिया हर दफ़ा थोड़े अरसे के बाद हमने क्या SOPs लेने और इनसे कैसे बचना है, और साथ साथ ये कि इससे जो वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उनसे किस तरह देखना है। इसी तरह मैं हुकूमत पाकिस्तान को दाद देता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन से लेकर, अच्छा मैं इसी जानिब आना चाहती थी, ये जो आप दाद दे रहे हैं ना हुकूमत पाकिस्तान को, बिल्कुल ये वजह है, बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई थी, कोरोना पर काबू पाया गया, इस तरह से पाया गया कि बोरिस जॉनसन तक ये कहने पे मजबूर हो गए जी कि हमें पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। गरीब लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। लेकिन अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे, इतनी आपकी रिसर्च है, इतना आपका नॉलेज है मईशत को लेके, पाकिस्तान जैसे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए, गुर्बत पर कंट्रोल रखने के लिए अभी फिलफौर हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? एक तो हुकूमत को एक दफ़ा फिर अल्लाह की ताईद हासिल हुई कि फ्यूल सस्ता हो रहा है। ये जो फ्यूल सस्ता आ रहा है इसका इम्पैक्ट, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वुड गो अ लॉन्ग वे टू ट्रिकल डाउन इन आवर इकोनॉमी। इससे जो काफ़ी जगह आवाम को रिलीफ देने का जो सिलसिला है वो यकीनन शुरू होगा। ना सिर्फ ये कि एहसास प्रोग्राम के तहत, बल्कि एक आम आदमी जो
एहसास प्रोग्राम में नहीं है, फ्यूल के जो दूररस जो इम्पैक्ट होंगे। आज ही बल्कि हमने देखा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई, पाकिस्तान ईरान टर्की रेल लाइन का जो इफ्तिताह हुआ कि जिसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी फ्रेट कॉस्ट पे आएगा। दिस इज़ सच अ वंडरफुल न्यूज़, जो कि ना सिर्फ ये कि मेजर मार्केट्स जो हैं, चाहे वो चीन के प्रोड्यूसर्स हों या यूरोपियन प्रोड्यूसर्स हों, वो जो लॉजिस्टिक चेन्स में इशू आ रहे थे जिसमें लॉन्ग क्यूज़ अनसर्टेनिटी आ रही थी, इस वक्त इस कार्गो सर्विस के शुरू होने से एशिया और यूरोप के दरमियान जो मंडियां हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। सही। ये वो कदम है जिसे मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मजीद हाईलाइट करें। ये इस कोविड के दौर में कि जब लॉजिस्टिक चेन्स तबाह हो रही हैं, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट न्यूज़ आई हर्ड एंड आई विटनेस्ड एट इस्लामाबाद जब इस सर्विस का इफ्तिताह हुआ। इससे ना सिर्फ ये कि फ्रेट की कॉस्ट कम होगी, बल्कि ये कि टाइम बेशुमार बचेगा इस एक्टिविटी से। और ये सिर्फ पाक ईरान और टर्की के दरमियान नहीं है, ये यूरोपियन मार्केट्स को कनेक्ट कर रही है एशियन मार्केट से, जिसका यकीनन हमें मजीद फोकस भी करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि इससे मजीद फ्रेट्स में और लोगों की कोविड के सिनेरियो में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, तो तौसीफ ज़मान साहब अच्छे ही की उम्मीद रखनी चाहिए, और जिस तरह आप भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कोई एक पॉजिटिव चीज़ हमें ये भी बता दीजिए कि अब की सारा चीज़ ख़त्म कब होगी। मैं बिल्कुल आपसे नहीं पूछ रही हूँ कि कोविड कब ख़त्म होगा, मैं कह रही हूँ कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि एक जानिब से हम चलें थोड़ा जदीदियत की जानिब जा रहे हैं। एजुकेशन को ले लीजिए, अब कब तक ऐसा हो जाएगा कि ठीक है जी कोविड की वजह से 2 साल तो हो गए, मुकम्मल तौर पे तो हम ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। शॉपिंग को ले लीजिए, 2 साल हो गए, मुकम्मल तौर पे तो सब ऑनलाइन नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाके रुकेंगी, कितना टाइम लेंगी कि फिर उसके बाद कोविड के चाहे रोज़ाना नया वेरिएंट आए हमें कोई फ़र्क ना पड़े इससे? अच्छा, एक तो इस चीज़ का यकीन रखिए कि अब से 2000 साल पहले भी हमारे पास चैलेंजेस थे और उसके लिए सोल्यूशन ढूंढा जाता था। वही सूरत हाल आज भी है, और ये अब से 2000 साल बाद भी ऐसा ही होगा कि देयर वुड बी न्यू सिचुएशंस, न्यू चैलेंजेस, चैलेंजिंग इनोवेटर्स, यूथ एंड पीपल ऑफ दैट टाइम के उनका सोल्यूशन ढूंढे। सो ये तो नौ इंसानी का एक मुसलसल तरक्की का अफलात तफक्करून वाला जो मामला है कि सिचुएशंस आएंगी उस पर गौर करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। दूसरी तरफ जो ये सिनेरियोज होते हैं ना जी, ये बादल की तरह होते हैं। जिस तरह बादल मूव करते हैं इसी तरह डे टू डे सिचुएशंस, चैलेंजेस हैं वो भी तब्दील होते हैं। चलें अल्लाह करे जी ये जो सिचुएशन है ये बेहतरी में तब्दील हो जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। ऑनलाइन इस वक्त हमारे जितनी तेज़ी से रिवाज आ रहा है, ना सिर्फ ये कि आपने सिनेमा इंडस्ट्री का कहा तो वहाँ पे नए स्ट्रीमर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, दुकानदारों का कहा तो इस वक्त बेशुमार ख़वातीन है जो घर से, जो दुकानों पे सामान पड़ा था वो घर से ऑनलाइन सेल कर रही हैं। मैं खुद उसका शिकार हूँ। मेरी बेगम जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है, मुझे सिर्फ उसका बिल आता है। पहले तो ये होता था बहाना कि मैं साथ ले जाऊँगा शॉपिंग करके, या बाज़ार जाना पड़ेगा। तो वैसे मैं भी उन्हीं ख़वातीन में से हूँ, बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त हमें सुन रही हैं उन्हीं में से हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हैं। कोविड का बहाना, वैसे तो हमें शॉपिंग करना ही करना होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जी। माहिर माशियात तौसीफ ज़मान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते थे। बड़ी बेहतरीन बातें उन्होंने की हैं, और सबसे बेहतर बात उन्होंने ये की है कि हमें उम्मीद दिलाई है कि मायूस नहीं होना है, आप पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो भी जुड़े हैं इस नए से नए वेरिएंट के साथ, तो होप फॉर द बेस्ट। और प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे जब दोबारा मिलेंगे तो बहुत सारी और खबरें शामिल करेंगे, खासतौर पर हमें भारत के हवाले से बात करनी है। हमारे साथ रहिएगा। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शानो शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन।
वेलकम बैक जी। और अब हमें बात करनी है, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया, भारत की, जिसने पाकिस्तान और चीन से खतरात का बहाना बनाकर, भारत के पास बहुत सारे बहाने होते हैं हमेशा से, अभी भी उसके पास बहाना ये है कि जी हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें चीन से खतरा है। और ये बहाना बनाकर उसने किया क्या है ये भी आपको बता देते हैं। बहाना बनाने के बाद उसने भारतीय पंजाब में सेक्टर मिसाइल दिफाई निज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। रूसी साख्ता S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम भारत ने पंजाब सेक्टर में नस्ब करना शुरू कर दिया है। S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में नस्ब किया जा रहा है और उसके बाद चीन की सरहद पर भी भारत यही निज़ाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स इस बारे में बहुत सारी आ रही हैं जी हमारे पास, जो बताती हैं कि रूस में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के कई अफसरान और एहलकार पहले ही इस निज़ाम की तरबियत भी हासिल कर चुके हैं। इंडिया ने रूस से तकरीबन $5.5 अरब मालियत के 5 S-400 मिसाइल निज़ाम मुआहदा किया है। 2018 में ये मुआहदा हुआ था। उस वक्त भी अमेरिका ने इंडिया के रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम के मुआहदे पर अपनी बेचैनी का इजहार किया और अमेरिका ने रूस के साथ होने वाले इस मुआहदे को ख़तरनाक करार दिया था। अमेरिका ने तुर्की की जानिब से दिफाई मुआहदे पर तुर्की पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी और यही खतरा इंडिया को भी है। अमेरिका की जानिब से नई दिल्ली हुकूमत को खबरदार करने के बावजूद रूस से S-400 खरीदे गए और चीन और पाकिस्तान की सरहद पर लगाए भी जा रहे हैं। तुर्की पर पाबंदियां लग सकती हैं तो जी इंडिया पे पाबंदियां क्यों नहीं लगी हैं? और अगर अमेरिका ने इस पर सवाल खड़े किए हैं तो चाइना इस पर सवालात क्यों खड़े नहीं कर रहा है? फिर चाइना की जब बात होती है तो रूस और चाइना की तो बड़ी आपस में दोस्ती भी है, तो फिर जब ये दोस्ती है तो रूस चाइना के खिलाफ ही, पाकिस्तान के खिलाफ ही सारी चीज़ें क्यों भारत को मुहैया कर रहा है? सवालात बहुत सारे हैं, जवाब इसका मैं नहीं दूंगी, जवाब इसका देंगे जी सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब, लंदन से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। अच्छा जी, मेजर साहब मुझे सुन पा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रही। प्रोड्यूसर साहब उनको कोशिश करें जी उनकी आवाज़ भी मेरे तक पहुँचे। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साहब यही बताइएगा पहले तो ये कि ये भारत को इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फिर अभी जिस तरह मैं खबर के अंदर बता रही थी, तुर्की पर पाबंदियां लगाई गई थी, भारत पर पाबंदियां लगाने का सोचा जा रहा है, ये सिर्फ सोच ही रहेगी? आप तक कुछ इत्तलात हैं? क्या कहता है आपका तज्जिया, लग सकती है कोई पाबंदी भारत पर? आसमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, A1 आ रही है आपकी आवाज़, फरमाइएगा। देखिए आसमा, बात ये है कि ये जो हथियार खरीदे गए हैं रूस से, एक मुल्क जिसकी अपनी आवाम भूखी नंगी सोती है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, एक मुल्क जिसका किसान दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में खुदकुशी करता है हर साल, एक दो साल की बात नहीं है, मुसलसल आजादी के बाद से अब तक एक मुल्क जिसके किसान भूख और अफलास की वजह से और कर्जे के बोझ तले दब जाने की वजह से खुदकुशी करते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं। वो जब बिलियंस ऑफ डॉलर लगाता है अपने लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, तो वो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है, जो कि हिंदुत्व स्टेट टेरर जो इस वक्त वहां पे बीजेपी की हुकूमत ने चलाया हुआ है, बीजेपी सरकार ने, जो वो ये जंग को जो है हवा दे के, जंगी अजाइम को हवा दे के अपनी कमजोरियों से तवज्जो हटाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं। और जब वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं तो भारत का मसला ये है कि भारत का जो विंटेज इक्विपमेंट है, पुराना इक्विपमेंट है, और उसका जो सब बेसिस है वो सारे का सारा वो ओल्ड यूएसएसआर नाउ रशिया है। तमाम ये अपना वेपन वहीं से खरीद रहे हैं। और अभी रशिया ने इनको, मुझे लगता ये है कि इन पे इस किस्म की शराइत लगा दी है कि अगर ये मजीद वेपन रशिया से ना खरीदें, क्योंकि रशिया को भी उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका की तरफ है, उनको भी जो सबसे बड़ी उनकी पैदावार है, उनकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है, वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो इक्विपमेंट है जो वो बनाते हैं। तो ये S-400 बेचना और इस तरह का मजीद इक्विपमेंट जो वो बेच रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। और भारत का खरीदना मजबूरी इसलिए बना, अमेरिका को नाराज करके खरीदना इसलिए मजबूरी बना, क्योंकि अगर भारत उनसे नया इक्विपमेंट ना खरीदे तो भारत का तो 80% इक्विपमेंट रशिया से जो आया हुआ है, यूएसएसआर से आया हुआ है, अगर उसके स्पेयर ना आए तो उनकी पूरी एयरफोर्स ग्राउंड हो जाएगी, उनकी पूरी सर्विसेज जो है, थ्री ट्राई सर्विसेज ग्राउंड हो जाएंगी जी। तो उनकी मजबूरी है रशिया से खरीदना। और भारत, आपको पता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर लाडला इस वक्त अमेरिका का, ये कब तक लाडला रहेगा? खरबों रुपए भी इसमें झोंक दिए, खरीद लिए गए, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि S-400 एक अच्छा हथियार तो है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में ये बिल्कुल मौसर नहीं है, ऐसा है?
देखें आसमा, हमें पहले दिन से हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक खबर थी कि कब ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये हिंदुस्तान में किस रूट से आया, कब कब आया, किस किस शहर से गुजर के किस जगह पे डिप्लॉय हुआ। और जिस दिन डिप्लॉय हुआ, बजाय इसके कि हम अपनी वजारत खारजा को कहते कि आप इसको अनाउंस करें, ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है भारत, हमने बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा करके दिखाया कि हम अभी भी तैयार हैं, हर दम तैयार हैं। और जहां तक ताल्लुक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है, तो इनसे पहले हम अपना HQ-9P सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। और एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये रडार के जरिए ऑपरेट करता है, रडार के जरिए ट्रैक करता है हमारे जो मिसाइल उनकी तरफ जाते हैं। तो इनके रडार तो 2019 में भी जैम हो गए थे, जिस वक्त आपको पता है कि अभी लंदन का वाकया हुआ था। तो रडार को भी जैम किया जा सकता है, तो हम हरदम तैयार हैं जी। अच्छा, हम हरदम तैयार हैं। बिल्कुल आपने ये वजह फरमाया, बैलिस्टिक में मुकाबले में इसकी क्या कारकर्दगी हो सकती है ये भी, लेकिन बात वही है ना मेजर साहब के जज्बे की ज़रूरत होती है किसी भी जंग के लिए, किसी भी ऐसे दिफा के लिए। अच्छा, लेकिन बहरहाल भारत अब ये जो ख़रीदारी करता फिर रहा है, जो मुआहदा 2018 में तुर्की पर जिस पर हमने देखा कि पाबंदी लगी, अब आपको लगता है कि क्योंकि वो ट्रंप दौर के अंदर लगी थी पाबंदी, अभी बाइडन का दौर है, तो अगर ट्रंप इस वक्त होते तो भारत पर पाबंदी लग चुकी होती। अभी तक भारत पर इसलिए कोई पाबंदी नहीं लगी है, कोई इसलिए रिएक्शन नहीं आया कि बाइडन है, कहीं ना कहीं इस वजह से कोई फ़ायदा हो सकता है भारत को बाइडन की मौजूदगी का? नहीं आसमा, देखिए पूरी दुनिया के स्टेज के ऊपर जो ग्रेट गेम खेली जा रही है, उसमें दरअसल मुकाबला तो चाइना और अमेरिका का है ना। इंडिया तो किसी खेत की मूली नहीं है, अगले 200 साल में भी वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अपनी जंग लड़ने के लिए अमेरिका और वेस्ट जो है वो इंडिया को तैयार कर रहा है। वो जो आपको पता है अलायंस क्रिएट किया जा रहा है और इंडिया को थापड़ा दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये चाइना का काउंटरवेट बन सके, जो कि वो बन नहीं सकता। ग्राउंड के ऊपर इंडिया को तैयार किया जा रहा है, और यही वजह है कि अभी तक इंडिया को जो है ये पास मिला हुआ है और उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगी, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी लगेगी, क्योंकि इंडिया भी बड़े ही कनिंग तरीके से अपना ये कार्ड प्ले कर रहा है, एंटी चाइना कार्ड प्ले कर रहा है, वेस्ट को प्ले अलोंग कर रहा है जी। दोनों तरफ खेलता मुझे नजर आता है, लेकिन बहरहाल वेस्ट की ये मजबूरी है कि उनको चाइना का काउंटर वेट उस इलाके में इंडिया के अलावा कोई नजर नहीं आता, और इंडिया इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जब हम कह रहे हैं ना कि काउंटर नहीं कर सकता है चाइना को भारत इस तरह के हथियार ख़रीद कर, तो मैं चाहूँगी आप चूँकि दिफा पर बड़ा उबूर रखते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह के दिफाई मामलात हैं उनके ऊपर, चाइना का सिस्टम इस हवाले से दिफाई कितना स्ट्रॉन्ग है अगर हम भारत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अभी इत्तलात ये हैं कि यही वाला सिस्टम जो है भारत अब चाइना के साथ बॉर्डर पर भी तैनात करने वाला है, चाइना पर अपने तौर पर एक धाक बिठाने के लिए अपनी जानिब से। चाइना और चाइना की कोलैबोरेशन में पाकिस्तान आसमा वेज अहेड है, जनरेशन अहेड चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान से। मैंने आपको एक इशारा दिया, अब आप खुल के कहना चाह रही हैं तो मैं आपको समझाऊं कि जो ये S-400 डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल बेसिकली तो उनका रडार ट्रैक करता है ना इनकमिंग मिसाइल्स को आते हुए, और इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स को आते हुए, प्रोजेक्टाइल्स को आते हुए उनका रडार ट्रैक करता है। चाइना की टेक्नोलॉजी जो है नेट सेंट्रिक वॉरफेयर में एजेस अहेड है, जनरेशन अहेड है हिंदुस्तान से, और पाकिस्तान भी उसका फायदा उठा रहा है। जब रडार ही जैम हो जाएगा तो पीछे फिर वो मिसाइल तो किसी ये काम भारत के नहीं बेवकूफ़ रहेंगे। किसको बना रहा है? ये भारत अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है कि जी हम ये खरीद रहे हैं, हमारा दिफा बड़ा मजबूत है। दिफा तो कितना मजबूत है, वो तो अभिनंदन ने इनका सारा पर्दा चाक कर दिया था ना। आसमा, जिस मुल्क में 21 आजादी की तहरीकें चल रही हो, 21 आजादी की तहरीकें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, आप सिर्फ सुनते हैं कश्मीर का क्योंकि वो एक मुसलमानों की तहरीक है, बाकी इसके अलावा 20 आजादी की तहरीकें हर चल रही साल हैं। है, आज भी हिंदुस्तान को रेफरेंडम सिर्फ हुआ है जोर एक से और। इन्होंने संभाला हुआ है, तो उन्होंने इसी तरह की हरकतें करके बताना है ना, अपने अवाम को बेवकूफ बनाना है। ठीक है, यानी आप भी ये समझ रहे हैं कि ये जो खरबों रुपए झोंके गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झोंके गए हैं। इससे पाकिस्तान तो ऑब्वियसली नहीं डरने वाला है, चाइना पर भी इसका कोई ख़ास असर नहीं होने वाला है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मुल्क मुआहदा करके असलहा ख़रीदता है उस पर तो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, पाबंदियाँ लगने की बात होती है। जो ममालिक ये असलहा फ़रोख्त कर रहे होते हैं, मैं रूस की बात करना चाह रही हूँ,
उन पर भी किसी किस्म का कोई दबाव होता है, कोई ऐसी बात होती है कि जी आप प्लीज़ इस तरह के असलहे की जो दौड़ है उसमें सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए दूसरे ममालिक को मत झोंकें, कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं? देखिए आसमा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है इस वक्त, और उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त बेचने वाला है वो अमेरिका खुद है और वेस्ट खुद है। तो वो किस मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रूस को मना करेंगे, बात तो ये है। और रूस क्यों रुकेगा इनके कहने के ऊपर या इनकी पाबंदियों के ऊपर? पाबंदियां तो लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जब से पैसा आएगा तो वो बेचेंगे। और मुझे लगता यही है कि भारत को ब्लैकमेल किया गया है ये सिस्टम खरीदने के लिए, क्योंकि 80% इक्विपमेंट विंटेज इक्विपमेंट है इस वक्त हिंदुस्तान का, जिसके स्पेयर पार्ट जो है वो रशिया से आते हैं जी। ठीक है जी, तो ये है असल में सारी कहानी, ये जो नया एक सिस्टम ख़रीदा गया है और जिसको भारत अब ये समझ रहा है कि वो गीदड़ भपकियों के लिए अपनी मज़ीद इसको यूज़ कर सकता है। तो उसका असलियत उसकी क्या है ये आपने हमसे शेयर कर दी है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस तज्जिए के लिए। दिफाई तज्जिया कार लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि जी भारत का ये जो नया सिस्टम जो नस्ब किया जा रहा है, चाहे वो पंजाब के अंदर किया जा रहा हो, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर किया जा रहा हो, चाइना के साथ किया जा रहा हो, इसका कोई फ़ायदा भारत को होने वाला नहीं है। बाकी जो उसके पास हथियार इस वक्त मौजूद हैं 80% जो है वो तो तकरीबन नाकारा ही समझे जाएं। अभी जो ख़रीदे जा रहे हैं वो तो किसी रडार का भी वो उसमें वो नहीं कर सकते हैं, उसको जैम किया जा सकता है। ये भी पाकिस्तान के पास है और बाबर क्रूज मिसाइल जो है उसका तजुर्बा इसी का मुंह बोलता है, एक सबूत है। तो भारत को इस सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी हमें अभी एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो जैसे मेजर साहब अभी फरमा रहे थे कि वहाँ बहुत सारी तहरीक चल रही हैं आज़ादी के लिए भारत के अंदर, एक ऐसी ही तहरीक का जिक्र हमें आपसे करना है। हमारे साथ रहिएगा। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2 in 1। सफाई के साथ महक भी इसी में है, ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2 in 1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शानो शाइन न बिगाड़ते। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे बरतानिया के शहर लंदन से आने वाली खबर की। लंदन के नवाही इलाके सलाद में भारत से अलहदा वतन हासिल करने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। खालिस्तान के हुसूल के लिए वोटिंग में सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि मोदी सरकार अब सिखों की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का इनेकाद सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। 10,000 से ज़ायद सिखों ने इसमें हिस्सा लिया है जी। वोटिंग में नौजवान, ख्वातीन, बुजुर्ग, तमाम के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे और इंतहा पसंद सरकार से अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए वोट की ताकत के ज़रिए उन्होंने यहाँ पर अपना फैसला सुनाया है। सिख रहनुमाओं का इस मौके पर कहना यह था कि भारत ताकत के ज़रिए सिखों की आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है। वोटिंग के दिन सिख अवाम काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए और सारा दिन सिख रहनुमा आज़ाद खालिस्तान के हक़ में नारे भी बुलंद करते रहे। बर्मिंघम है, लंदन के मुख्तलिफ इलाके हैं, सिर्फ किसी एक इलाके में नहीं बल्कि 6 मराहिल में ये रेफरेंडम कराया जा चुका है और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बरतानिया के दीगर शहरों में भी खालिस्तान तहरीक के लिए वोटिंग की जाएगी। इससे पहले भी जिनेवा में भी रवा माह खालिस्तान तहरीक के लिए रेफरेंडम करवाया गया था। वहाँ की सूरत हाल से भी हमने आपको आगाह किया था। वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो बाहर निकली थी, अपने हक़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। सिख फॉर जस्टिस जो मुहिम चलाई जा रही है कि जी सिख जो बाहर निकल रहे हैं वो किस लिए बाहर निकल रहे हैं? वो निकल रहे हैं जी बाहर इंसाफ के लिए। इंसाफ उन्हें किस चीज़ में चाहिए? इंसाफ उन्हें इसमें चाहिए कि वहाँ जैसे तमाम अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है भारत के अंदर,
उसी तरह से सिखों को भी बराबरी के तो क्या, अगर ये कहा जाए कि जो उन्हें बुनियादी हुकूक हासिल होने चाहिए एक इंसान होने की नीयत नाते से, वो भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। जॉब्स के अंदर आप देख लीजिए, जॉब्स पर किनको प्रेफर किया जाता है। जब कोई भी बड़ी आसामी ऐसी खाली होती है भारत के किसी भी इदारे के अंदर, तो उन्हीं को किया जाता है कि जो हिंदू हैं, ऊंची ज़ात के हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं या दूसरी ज़ातों से ताल्लुक़ रखे जाते हैं। अच्छा जी, कॉलेजेस में एडमिशन्स ओपन होते हैं, कोई अच्छे स्कूल्स के अंदर कोई दाखिला लेना होता है, अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिलों की बात होती है, किन को प्रेफर किया जाता है? उन्हीं को प्रेफर किया जाता है जो ऊंची ज़ात के हिंदुओं के औलादे हैं, उन्हीं को आगे लेकर आया जाता है। सिफारिश किसकी चलती है? ऊंची ज़ात के हिंदू की चलती है। बात किसकी सुनी जाती है? ऊंची ज़ात के हिंदू की सुनी जाती है। कोई किसी को मार सकता है तो एक ही उसके लिए चीज़ होना ज़रूरी है, ऊंची ज़ात का हिंदू। वो किसी को भी मार सकता है, सिख को भी मार सकता है, ईसाई को भी मार सकता है, अपने से, बल्कि अपने ही जो उनका मज़हब है ना, जो हिंदू उनका मज़हब है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जिनको वो समझते हैं कि वो अछूत हैं। मैं ये नहीं कह रही, किसी भी मज़हब में किसी को भी ये नहीं कहा गया है कि जी आपके मज़हब में दूसरा जो शख्स है वो अछूत है। ये इनका अपनी बनाई हुई, अपनी क्रिएट की हुई एक चीज़ें हैं। हिंदू मज़हब में जो इनको बताया गया है, जो सिखाया गया है, वो ये है कि जी कुछ हिंदू जो है वो ऊंची ज़ात के हैं, कुछ हिंदू जो है वो निचली ज़ात के हैं। तो जो निचली ज़ात के हिंदू, ये जिनको कहते हैं, इनके साथ भी बड़ी ज़्यादती करते हैं। वो ज़्यादतियाँ तो सारी अपनी जगह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़्यादती की जा रही है, अगर मैं अक़लियतों की बात करूँ, तो वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ सिख बरादरी से भी की जा रही है। तो ये जो खालिस्तान तहरीक चल रही है, इसको तक़वियत देने के लिए जो रेफरेंडम हुआ है, बड़ा तगड़ा रेफरेंडम जो आज हुआ है, इस पर जी बड़े हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटर जो है खालिस्तान रेफरेंडम के, वो मौजूद हैं, परमजीत सिंह साहब। इनसे बात करते हैं, बस वेलकम करते हैं। परमजीत सिंह साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी गुड इवनिंग जी मैडम जी, I'm गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुसीं दसो किदां, तुसीं ठीक हो? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। बड़ी मेहरबानी तुहाडी, बड़ा शुक्रिया कि तुसीं साडे शो वास्ते टाइम कढिया। परमजीत सिंह, पहले भी तुहाडे नाल भी गल होई सी, होर जिहड़े तुहाडे सिख साथी ने, खास तौर ते जिहड़े खालिस्तान तहरीक वास्ते काम कर रहे सी, उन्होंने ने दस्सिया सी कि जी ये तहरीक जिहड़ी है ये बड़ी जोरों शोर नाल जारी है। अज असीं देखिया भी कि बहुत बड़ी तादाद च लोग जिहड़े ने वो बाहर आंदे ने, वोट पांदे ने, दसदे ने कि जी हिंदुस्तान च की हो रहा है, सानूं क्यों आज़ादी चाहिदी है। तुहानूं लगदा है कि इस तरह दे जिहड़े रेफरेंडम ने, इहदे नाल मैसेज पहुंचेगा? अगर पहुंचेगा तो कित्थे मैसेज तुसीं पहुंचाना चाहते हो? मोदी नूं पहुंचाना चाहते हो, हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आलमी बरादरी तक पहुंचाना चाहते हो? देखो, मैं एक गल तुहानूं दस दिंदा है कि मोदी नूं जिहड़ा मैसेज सिखां ने पहुंचाना सी, वो बहुत पहलां दा पहुंचा चुके ने। इस वक्त असीं सारी दुनिया नूं जिहड़ा मैसेज आ वो देना चाहुंदे आ कि पंजाब जिहड़ा आ वो आज़ादी मंगदा आ। पंजाब दे लोग हिंदुस्तान दी दहशतगर्द हुकूमत तो अपने आप नूं आज़ाद करवाउणा चाहुंदे ने, क्योंकि इन्हां लोकां ने हिंदुस्तान दे विच घट गिणतियां तो अलावा हर एक उस बंदे दा कतल कीता आ जिहड़े बंदे ने इंसाफ दी गल कीती, जिस बंदे ने अमनो अमान दी गल कीती। सो असीं सिख जिहड़े आ वो पुरजोर शब्दां दे विच पहली तां गल वायलेंस दी निंदा करदे आ। असीं वायलेंस दे बिल्कुल खिलाफ आ, दहशतगर्दी दे बिल्कुल खिलाफ आ, पर असीं ये दुनिया नूं दसना चाहुंदे आ कि असीं आज़ाद होना आ ते पंजाब जिहड़ा आ वो अपनी आज़ादी दे लई डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल इंटरनेशनल कानूनां नूं जिहड़ा आ ओह वरत रिहा है इस वक्त, ते दुनिया दे अगे पंजाब दी आज़ादी दी गल रख रिहा, सिखां दी आज़ादी दी गल रख रिहा। जी ठीक है, आज़ादी की गल रख रहे हो तो ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਗਲਾ? देखो भैन जी, 6 नहीं गए, तकरीबन 13 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੂਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। 13 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ
ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, US 'ਚ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਨਾ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸੈਪਟ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਰਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੀਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾलिस्तान रेफरेंडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ जी, खालिस्तान मुहिम के हवाले नाल। नाज़रीन आपने देखा परमजीत सिंह साहब क्या कहते हैं कि जी ना वो भारत को मानते हैं, ना वो मोदी सरकार को मानते हैं, ना ही वो मोदी सरकार के बनाए गए किसी भी कानून को मानते हैं। खालिस्तान मुहिम जो है इसी तरह से जारी रहेगी, रेफरेंडम होते रहेंगे, ये लोग यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और खालिस्तान जो है वो बना कर रहेंगे। बेस्ट विशेज़ हैं हमारी जी इन लोगों के लिए। इजाज़त दीजिए, कल रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।